हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस एस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की वीडियो में हमने S3 शुरू किया था और उसमें हमने S3 का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था कि S3 होता क्या है, उसके यूज़ केसेस क्या हैं, क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस है या क्या क्या उसकी लिमिटेशन है और क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर हमें EBS की पूरी नॉलेज है उसके बाद भी हमें S3 को क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो EBS हमारा कवर नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मैंने बताया था कोई टेक्नोलॉजी आप तभी पढ़ते हैं जब कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो उसमें नई आई हों। तो ये बात आपको पिछली वीडियो की समझ में आ गई होगी। अगर आपने नहीं देख रखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि S3 होता क्या है और क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जब आपको वो पता चल जाता है तब उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है और आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आती है। इससे पहले मैंने करीब 10 वीडियो हमने EBS में कवर कर रखा था जिसमें हमने सारी लैब जितने पॉसिबल यूज केसेस हैं सब कुछ समझ लिया था। तो अगर आपने वो नहीं देख रखा है तो पहले आप EBS की वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बार इसमें देखिए, जो हम पहले हमारा क्या टारगेट रहता है कि थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और उसकी जो डिटेल है वो पूरा कवर करें। और उसके बाद की चीजें हम फिर दो वीडियो में हम इसका थ्योरी का पार्ट कवर करेंगे और उसके बाद हम इसकी एक एक करके लैब करनी शुरू करेंगे। तो जिससे हमारा जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। जैसे आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या मान लीजिए आपको कुछ नोट्स बनाना होता है कि बाद में रिवीजन के लिए, तो वो आपके लिए आराम रहे, इसलिए थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट भी कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया, अमेजॉन सिंपल स्टोरेज सर्विस, अमेजॉन S3 इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस। EBS में आपको क्या बताया था कि वो क्या है, वो आपका ब्लॉक स्टोरेज सर्विस है। और जो S3 होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस होता है। EBS में जो होता है, EBS में आपका जो डेटा होता है वो ब्लॉक में डिवाइडेड होकर स्टोर होता है। और जो आपका S3 होता है इसमें ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर होता है। एक आपने वीडियो अपलोड की तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक आपने फाइल अपलोड की, आप एक मान लीजिए फोटो अपलोड की तो वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से उसमें स्टोर होता। दैट ऑफर्स इंडस्ट्री लीडिंग स्केलेबिलिटी, डेटा अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। तो देखिए ये सारी चीजें हमने उसमें भी पढ़ा था EBS में भी, लेकिन इस कुछ ना कुछ इसमें अच्छा है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि स्केलेबिलिटी EBS में क्या था, हमें साइज इंक्रीज करना पड़ता था जब हमें जरूरत होती थी। तो उसमें एक तरह से कहीं ना कहीं हमें जानने की जरूरत होती है कि कब हमें साइज बढ़ाना है। इसमें क्या है, इसमें आपको साइज बढ़ाने के लिए जितना आप डेटा अपलोड करते जाएंगे, मैंने बताया भी था कि एक बकेट होती है, बकेट के अंदर डेटा अपलोड करते हैं और जितना आप डेटा अपलोड करते जाएंगे उतना उस बकेट की साइज होगी। तो उसमें आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब हमें इसको स्केल करना है कि नहीं करना है। आपको क्या है, डायरेक्ट डेटा अपलोड करते रहना। अवेलेबिलिटी बहुत हाई होती है। सिक्योरिटी का मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पर्सन क्या होगा कि आपका EC2 इंस्टांस का एक्सेस मिल गया उसको, तो उसको EBS का एक्सेस अपने आप मिल गया। इसमें क्या है, इसमें आप IAM पॉलिसी, IAM रोल के थ्रू और IAM यूजर के थ्रू डिफरेंट परमिशन दे सकते हैं कि किस किस पर्सन को कौन कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेस करने की परमिशन है। तो वो सारी चीजें इसमें अच्छी होती है। एंड परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी, मतलब इसमें डिफरेंट तरह के यूज केसेस हैं। टोटल आप समझो कि 9-10 तरीके का इसमें स्टोरेज है। जो आपका क्लास है उसमें जो आपका है, जब आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको दूसरा यूज करना, आपको कम परफॉर्मेंस चाहिए, कॉस्ट कम चाहिए, तो उस अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, कस्टमर्स ऑफ ऑल साइजेस एंड इंडस्ट्रीज कैन यूज अमेजॉन S3 टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट एनी अमाउंट ऑफ डेटा फॉर ए रेंज ऑफ यूज केसेस such as data lakes, website, mobile application, backup and restore, archive, enterprise application, IoT devices and big data analytics। तो क्या है कि अपने यूज केसेस के अनुसार जिस तरह का आपको काम करना और जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट है उस तरह का S3 के पास ऑप्शन अवेलेबल है। और उस तरह का आप अगर मान लीजिए आपको बहुत हाई एफिशिएंसी चाहिए तो आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा। अगर मान लीजिए आपको क्या है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं करना है, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। जैसे अगर बात करते हैं तो देखिए, जो S3 स्टैंडर्ड होता है या S3 आपका एक्सप्रेस वन जोन होता है, ये सब क्या होते हैं कि ये इनकी स्पीड अच्छी होती है कि जब आपको बहुत फ्रिक्वेंट एक्सेस करना हो। फिर आपके पास इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का भी रहता है कि जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड वो हो गया इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, या मान लीजिए S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो इस तरह का मतलब बहुत ढेर सारा ऑप्शन इनके पास है और आप अपने यूज केस अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अमेजॉन S3 प्रोवाइड्स मैनेजमेंट फीचर्स सो दैट यू कैन ऑप्टिमाइज। क्या कर सकते हैं, इनके पास बहुत ढेर सारे फीचर है, उसके थ्रू आप क्या कर
कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड कॉन्फ़िगर एक्सेस टू योर डेटा टू मीट योर स्पेसिफिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। आप क्या है कि जो इनके पास फीचर हैं, जो डेटा मैनेजमेंट के फीचर हैं, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है कि मतलब जिस तरह का आपका एप्लीकेशन है और जो उसकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए आप उस तरह का उसका मैनेजमेंट का यूज़ करके और उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया, अमेजॉन S3 अलाउ यू टू स्टोर एंड रिट्रीव अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ डेटा एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड ओवर द इंटरनेट। मैंने आपको बताया था कि जो आपका S3 क्या होता है, एक तरह से HTTPS के थ्रू एक्सेस हो सकता है, मतलब आप उस पर डेटा अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आप समझ लो कि अगर इस तरह का, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है, जैसे आपको facebook.com खोलना है, तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठ के आपको facebook.com खोलेंगे, मतलब आप कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन पे हो, आपके पास बस इंटरनेट हो तो आप क्या है एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब आप मान लीजिए आपके फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड करनी है, तो आपको क्या कहीं भी आप रहो, अपलोड करना चाहो कर सकते हो, डाउनलोड उससे करनी है तो किसी भी लोकेशन पे रहो। उसी तरह का S3 भी आपका है कि कहीं भी लोकेशन पे आपको वो नहीं है कि जैसे आपका EBS था, तो EBS में क्या था कि नहीं, आपको पहले इंस्टांस का एक्सेस करना पड़ेगा, इंस्टांस का एक्सेस करने के लिए फिर आपको जो की वगैरह होगी, सारी चीजें चाहिए होगी, तो मतलब आपको पूरी डिटेल उस समय रखनी होगी और तब आप उस पे करके फिर लॉग इन करके फिर उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक मतलब आपका कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और इसमें S3 में क्या है कि आप कहीं भी किसी लोकेशन पे आसानी से अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अमेजॉन S3 इज नॉट ए बूटेबल स्टोरेज सर्विस। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि जो S3 होता है उसकी ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि वो बूटेबल नहीं है, मतलब आप उस पर OS नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे आप EBS पे करते थे। सो यू कांट इंस्टॉल और रन एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन इट। तो ना आप उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं ना रन कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको सिर्फ ये बताना है कि जो आपका S3 है उसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज ऑप्शन है, कंप्लीट स्टोरेज है, मतलब कुछ भी और उस पर नहीं है। जैसे उस पर देखिए आपका EBS क्या होता है, उस पर OS इंस्टॉल हो जाता है, या मान लीजिए कोई और भी चीज आपको इंस्टॉल करनी हो कर सकते हैं, आप S3 पे नहीं कर सकते। तो S3 में जो डिफरेंट टाइप है वो किस बेसिस पे है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए फीचर्स ऑफ अमेजॉन S3। आप देखिए जो फीचर होता वही आपका इंपॉर्टेंस होता, वही आपका बेनिफिट होता, वही आपका यूज केस होता है। जितनी भी चीजें अगर कोई आपसे पूछेगा तो इन सारे टॉपिक का आपको नाम याद रखना है और इनको अभी हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी आगे इनको बहुत डिटेल में हमें पढ़नी है, लेकिन अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो अगर आपसे कहीं भी कोई पूछता है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सारे इसके क्या है, इसके इंपॉर्टेंस है, इसके एडवांटेज हैं, इसके यूज केसेस हैं, इसके फीचर हैं, तो ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहला स्टोरेज क्लासेस। इसमें क्या बहुत ढेर सारा आपके पास ऑप्शन होता है स्टोरेज का कि किस तरह का आपके पास डेटा है और आप किस तरह उसको स्टोर करना चाहते हैं। मतलब जैसे ये होता है कि आप इसको बहुत फ्रिक्वेंट एक्सेस करेंगे तो उसके लिए आपके पास होता है जैसे S3 स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद आप S3 एक्सप्रेस 1 होता है। ये सारे क्या होते हैं कि आपको लगातार डेटा को एक्सेस करते रहना। उसके बाद आता है कि जैसे आप ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो उसमें इनके पास S3 इंटेलिजेंस स्टीयरिंग का ऑप्शन होता है। उसके बाद अगर आपको इनफ्रीक्वेंट में करना होता है तो उसमें भी स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट होता है और उसके बाद इनके पास 1 जोन का होता है। और अगर मान लीजिए आपको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना हो तो ग्लेशियर डीप आर्काइव, ये सारे ऑप्शन उसमें होते हैं। तो बेसिकली आप समझो कि बहुत ढेर सारा इनके पास ऑप्शन होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये एक इसका बहुत अच्छा फीचर है कि आप रिक्वायरमेंट, मतलब जिस चीज को अगर आप बात करो स्टोर करने के लिए आप EBS में $200 दोगे, वही आप स्टोर यहाँ पे $5 से $10 में कर लोगे। तो बस ये है कि यूज केस के अनुसार कि जो आपका डेटा बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है और उसको बस स्टोर करके रखना है, तो ये सारे के लिए भी इसमें ऑप्शन है। बहुत ज्यादा एक्सेस करना है उसका भी ऑप्शन है। सारी चीजें इसमें आपके पास अवेलेबल हैं।
उसके बाद आपके पास स्टोरेज मैनेजमेंट की इसमें लाइफ साइकिल आप सेट कर सकते हैं कि कब तक आपको डेटा रखना है, उसके बाद का मतलब एक तरह से जो आपका डेटा उसको मैनेज करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कोई डिलीट ना कर सके, मॉडिफाई ना कर सके। रेप्लिकेशन का ऑप्शन इसमें होता है, इसमें बैच प्रोसेस का ऑप्शन होता है। तो बहुत ढेर सारा मतलब आपके साथ डेटा मैनेजमेंट का भी है कि आप अपने स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक्सेस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, कि उसको आपको जो आईएम परमिशन है और उसकी सिक्योरिटी है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ग्रेनुलर परमिशन दे सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अनुसार आप सेट कर सकते हैं कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ये कौन कौन सा पर्सन एक्सेस करेगा। तो ये सारी चीजें भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका डेटा प्रोसेसिंग है कि आपको डेटा प्रोसेस करना है, जैसे जो डेटा वो होता है, डेटा लेक होता है या डेटा एनालिटिक लगता है, तो वो सारे के लिए भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पे है। उसके बाद देखिए स्टोरेज लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, जो आपका आपकी मॉनिटरिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया था क्लाउड ट्रेल हो गया, क्लाउड वॉच हो गया, इन सब का भी डेटा आप S3 में रख सकते हैं, तो वो भी इसका बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स, तो मतलब आप उस पर डेटा एनालिटिक लगा सकते हैं, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये आप याद रखिएगा, ये करीब आपके 6 पॉइंट हैं। इन पॉइंट को कहीं भी अगर पूछा जाता, जब इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा तब भी आप बोलोगे, बस उसी को थोड़ा सा जैसे यहाँ फीचर का जब इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि बहुत स्टोरेज क्लासेस हमारे पास है, रिक्वायरमेंट के अनुसार स्टोरेज मैनेजमेंट हमारे पास है, तो उस तरह से आप उसको थोड़ा सा चेंज करके, बट चीज यही रहेगी, ये आप ध्यान रखना। चाहे आपसे बेनिफिट पूछा जाता है, चाहे एडवांटेज पूछा जाता है, चाहे यूज केसेस पूछा जाता है, चाहे किसी दूसरे स्टोरेज जैसे बोला जाए कि ईबीएस से अलग क्या है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, क्या क्या फीचर है, तो ये सारी चीजें आप इसको बता सकते हो। इस अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन इन पे समझ लेते हैं कि क्या होता है। बाकी जैसे अभी स्टोरेज क्लास है तो इसको हमें आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है, जितना इसके टाइप है वो सारे डिस्कशन करने हैं, तो वो सारा हम आगे समझेंगे। तो अगर हम यहाँ पे आगे आते हैं तो देखिए सबसे पहले स्टोरेज क्लास है। स्टोरेज क्लास होता क्या है, अमेजॉन S3 ऑफर ए रेंज ऑफ स्टोरेज क्लासेस डिजाइन फॉर डिफरेंट यूज केसेस। क्या होता है, S3 जो आपका है वो आपको प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट टाइप के जो आपके क्लासेस हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज कर सकते हैं। जो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बहुत फ्रीक्वेंट एक्सेस करना है, आपको बहुत इनफ्रीक्वेंट एक्सेस करना है, या आपको स्टोर करके रखना है, साल में एक दो बार एक्सेस करना है, तो उस तरह का आपके पास सर्विस है और आप उसका यूज कर सकते हैं। यू कैन स्टोर मिशन क्रिटिकल प्रोडक्शन डेटा इन S3 स्टैंडर्ड और S3 एक्सप्रेस वन जोन फॉर फ्रीक्वेंट एक्सेस, सेव कॉस्ट बाय स्टोरिंग इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा इन S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट और S3 वन जोन IA and archive data at the lowest cost of S3 Glacier instant retrieval, S3 Glacier फ्लेक्सिबल रिट्रीवल एंड S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। तो ये सारे जैसे देखिए, अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपको जब आपका प्रोसेस चल रहा, प्रोडक्शन चल रहा, सब कुछ ठीक है, तो आप S3 स्टैंडर्ड या S3 एक्सप्रेस वन जोन, ये सबसे जो इसकी स्पीड होती है सबसे हाई होती है। S3 एक्सप्रेस वन जोन, ये अगर कोई पूछता भी है कि जितने भी स्टोरेज ऑप्शन है उसमें सबसे हाई स्पीड किसकी है, तो S3 एक्सप्रेस वन की आपको बतानी है। ये क्या होता है, मतलब ये फ्रीक्वेंट एक्सेस में आप यूज कर सकते हैं। फिर आपको लग रहा है कि अब आपका स्टोरेज मतलब धीरे धीरे उसका जो एक्सेस है वो कम हो रहा है। जैसे अगर बात करिए, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे मान लीजिए आपके ऑर्डर होते हैं, मान लीजिए अमेजोन में है, तो अमेजोन में जैसे लास्ट के 3 मंथ के जो ऑर्डर हैं उसमें आप क्या है कि कभी कभी उसका इनवॉइस डाउनलोड करते हैं, या क्या मैंने ऑर्डर किया था कब वो पहुंच रहा है, या वो कितने दिन में डिलीवर हुआ था, इस तरह की चीजें आप चेक करते रहते हैं। उसके बाद जब 3 महीने बीतते हैं तो आप फिर क्या होता है कि उसको कभी कभी बहुत रेयर यूज करते हैं, जैसे कोई इनवॉइस डाउनलोड करनी हुई आपको, मान लीजिए मोबाइल खरीदा आपने, मोबाइल क्या हुआ कि कहीं पे गिर गया या कुछ उसमें इशू आ गया, तो आप क्या करते हो, इनवॉइस वगैरह डाउनलोड करके उसको आप कस्टमर सेंटर पे ले जाते हो। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जब 1 साल जैसे बीत गया तो उसका भी आपका यूज खत्म हो गया, फिर क्या करते हैं, फिर वो उनको क्या करते हैं, S3 ग्लेशियर और डीप आर्काइव इन सब में शिफ्ट कर देते हैं कि अब इसको यूज वो नहीं करेगा। हो सकता है कि कभी 2 साल 1 साल में एक बार यूज करे तो करे, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से ही आपकी कंपनी भी चलती है कि मतलब जो आपका लेटेस्ट डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी एक रिचार्ज की कंपनी है, अब रिचार्ज की कंपनी है, जो लास्ट के 1 महीने का डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद का उससे कम हुआ, फिर अब जब आपने 1 साल पहले जो रिचार्ज किया था उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आप चेक करने जाओगे, लेकिन वो फिर भी रखते हैं। क्यों रखते हैं, जैसे अब अगर आप
हिस्ट्री देखोगे तो आता है उसमें। वो इसलिए रखते हैं कि कभी कुछ मान लीजिए इशू आया, किसी कस्टमर ने कुछ कंप्लेन कर दी या कोई चीज हुई तो वो वहां से देख सके। तो इस तरह से वो काम करते हैं कि लेयर वाइज उसको इसमें अगर आप बात करो S3 में तो इंटेलिजेंस स्टीयरिंग जो आपका है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो खुद ही ऑप्टिमाइज करता रहता है कि अच्छा अब इसका जो है यूज केस मतलब कम हो रहा है, इसका अब लोग यूज कम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो शिफ्ट करता रहता है। तो ये आपके पास जो होता है स्टोरेज क्लास होता है। उसके बाद देखिए स्टोरेज मैनेजमेंट है। Amazon S3 has storage management feature that you can use to manage costs, meet regulatory requirement, reduce latency and save multiple distinct copy of your data फॉर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो देखिए स्टोर में जो आप बोला जाता है ना कि मैनेजमेंट किसी चीज को करना, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप मैनेज करोगे। जो लेटेंसी होती है उसको अगर मान लीजिए बहुत हाई जा रही है उसको लो करने के लिए क्या करेंगे, और कोई अगर मान लीजिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें कैसे फुलफिल करेंगे। तो उसके लिए देखिए एक तो आपका हो गया S3 लाइफ साइकिल। अब S3 लाइफ साइकिल क्या होता है कि कॉन्फ़िगर ए लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन टू मैनेज योर ऑब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम cost effectively throughout their life cycle. You can transition object to other S3 storage classes or expire object that reach the end of their lifetimes. तो देखिए जो मैं भी आपको बता रहा था कि जैसे अगर आप देखोगे कि अगर आप बात करो Amazon.com की तो आप देखोगे कि लास्ट 3 मंथ के जो आपके ऑर्डर रहते हैं वो दिखते हैं। उसके बाद आता है फिल्टर सेलेक्ट करने का कि अब आप जैसे मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, आप 2024 का ऑर्डर जो है उसको आप सेलेक्ट करिए तो 2024 में आपने जितना ऑर्डर किया उतना वो दिखाएगा। तो वो क्या होता है, वही लाइफ साइकिल होता है कि लास्ट के 3 मंथ का हमें यहाँ रखना है, उसके बाद हमें उसको डीप आर्काइव या कहीं पे शिफ्ट कर देना। अगर आपको मान लीजिए जरूरत नहीं है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का ये काम क्या करता है, ये लाइफ साइकिल का डेटा मैनेजमेंट पे इसमें ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि अगर आपको कोई दूसरे क्लास में शिफ्ट करना हो या आपको क्या होता है एक्सपायर करने के बाद डिलीट करना हो, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। के बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया है S3 ऑब्जेक्ट लॉक प्रिवेंट Amazon S3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीइंग डिलीटेड और ओवर रिटन फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम और indefinitely. You can use object lock to help meet regulatory requirement that required write once read many storage or to simplify add another layer of protection अगेंस्ट ऑब्जेक्ट चेंज एंड डिलीशन। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी की कोई एक वीडियो है, अब वीडियो में आप चाहते हैं कि ये वीडियो अपलोड हो गई, अब इसमें कुछ चेंज ना किया जा सके, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक वीडियो उसमें आपने कंपनी की सारी अच्छी बातें लिख रखी हैं। अब मान लीजिए कोई बंदा ऐसा है जो आपकी कंपनी से गुस्सा हुआ, उसने क्या किया, बोला कि इस वीडियो में मैं बीच बीच में कंपनी की बुराई भी ऐड कर दूंगा कि जो देखे वो ये देखे कि कंपनी में क्या क्या खराब चीजें भी है। बट आप ऐसा तो चाहते नहीं हो, तो आप क्या करोगे, उस पे क्या करोगे, लॉक कर दोगे कि अब एक बार लॉक हो गया तो कोई भी फोटो हो, वीडियो हो, डॉक्यूमेंट हो, डेटा हो, जैसे मान लीजिए जीएसटी का हो गया तो जीएसटी का मान लीजिए कोई इनवॉइस है तो उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि उसको मॉडिफाई भी कर सको बार बार। तो क्या होगा, एक तरह से आप उसको लॉक कर दोगे कि जब तक ये डेटा रहेगा, ये कैसे रहेगा, ये सिर्फ कोई एक्सेस करके देख सकता पर इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, ना ओवरराइट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, एक तरह से आपका जो डेटा है उस पर एक लेयर की और प्रोटेक्शन लग गई कि अब कोई भी, एक तो डिलीट करने से ये सेफ हो गया, कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, अगर कोई इसको ओवरराइट भी करना चाहता है तो वो भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला दिया है S3 रेप्लिकेशन का भी ऑप्शन है आपके स्टोरेज S3 के स्टोरेज मैनेजमेंट में। तो देखिए यू कैन यूज रेप्लिकेशन टू इनेबल ऑटोमेटिक असिंक्रोनस कॉपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अक्रॉस Amazon S3 बकेट। तो बेसिकली क्या होता है कि आप रेप्लिकेट, जैसे मान लीजिए आपके पास 2-3 बकेट है और आपने डेटा एक बकेट में कॉपी किया, आप चाहते हो कि ये रेप्लिकेट दूसरे बकेट में भी होता रहे, अगर इन केस में आपका डेटा लॉस होता है या मान लीजिए आपकी लेटेंसी लो होती है, इस तरह के इशू को आपको उससे क्या होता है रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि और भी रीजन में, मतलब और डिफरेंट रीजन में भी हो सकता है या सेम रीजन में भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप की बकेट आपकी है, उसमें डेटा आपका कॉपी होता रहे। तो यू कैन यूज रेप्लिकेट ऑब्जेक्ट टू अ सिंगल डेस्टिनेशन बकेट और टू मल्टीपल डेस्टिनेशन बकेट। या तो देखिए एक में हो या कई ढेर सारी हो, जितना भी आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। द
destination buckets can be different AWS region और within the same region as the source bucket की क्या होता है कि सेम रीजन में भी हो सकता है, डिफरेंट रीजन में भी हो सकता है। रेप्लिकेशन को अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी लैब भी करेंगे, बट लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं तो जिससे आप समझ सको। उसके बाद देखिए S3 बैच ऑपरेशन। बैच ऑपरेशन है कि बहुत ढेर सारा, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि मतलब बहुत ढेर सारे ऑपरेशन को एक आप सिंगल उसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1000 ऑब्जेक्ट आपके पास हैं और आपको सबको टैगिंग करना है, तो ऐसा नहीं है एक एक करके करेंगे, तो वहां पे आप बैच ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं, उसमें आपका समय बचेगा। और ये वाला फीचर भी आपके स्टोरेज मैनेजमेंट में है S3 के। तो AWS S3 बैच ऑपरेशन इज ए फीचर दैट अलाउ यू टू परफॉर्म बल्क ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर इन एन Amazon S3 bucket instead of processing objects individually. You can automate tasks like copying, tagging, restoring from Glacier, or running AWS Lambda function on thousands or even millions of the object in a single request। की मतलब एक रिक्वेस्ट में आप बहुत ढेर सारे, जैसे देखिए कुछ भी, जैसे यहाँ पे देखिए दिया है कॉपी करना। अब एक एक ऑब्जेक्ट आपको कॉपी नहीं, जैसे मान लीजिए आपका एक S3 का बकेट है और दूसरे S3 के बकेट में आपको ऑब्जेक्ट कॉपी करना, तो आप ये नहीं कर सकते हो ना कि एक एक ऑब्जेक्ट वहां कॉपी करोगे। तो उन सब सिचुएशन में आप बैच प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, बैच ऑपरेशन, जैसे रिस्टोर करना हुआ या टैग करना हुआ। तो इन सब सारे केसेस के लिए आपका क्या होता है, जो बैच प्रोसेस ऑपरेशन होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर आप बात करो, देखिए यहाँ पे स्टोरेज मैनेजमेंट में मैंने आपको क्या बताया, ये ऐसे भी आप अंदर याद रखिएगा कि जैसे बोलते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट, आपने बोला तो बोले स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या क्या है, तो आप बोलोगे S3 लाइफ साइकिल हो गया, S3 ऑब्जेक्ट लॉक हो गया, या आपका S3 रेप्लिकेशन हो गया, S3 बैच ऑपरेशन हो गया। इसमें हम कुछ की लैब भी करेंगे, मैं लॉक वगैरह की और लाइफ साइकिल वगैरह आपको दिखाऊंगा, तब हम वहां पे और अच्छे से आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए एक्सेस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। Amazon S3 प्रोवाइड फीचर्स फॉर ऑडिटिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस टू योर बकेट एंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि देखिए आपका जो बकेट है या ऑब्जेक्ट है उसको सिक्योरिटी भी देनी है, और कौन उसको कैसे एक्सेस करे, जो मैंने IM में बात किया था, मैंने आपको बताया था कि काम ही यही है एक्सेस मैनेजमेंट का, कि कौन सा बंदा किस रिसोर्स का किस लोकेशन पे एक्सेस कर रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपका एक्सेस मैनेजमेंट के थ्रू होता है। तो बाय डिफॉल्ट S3 buckets and the object in them are private। तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका S3 बकेट जो होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, प्राइवेट होगा, मतलब किसी को एक्सेस नहीं होगा। जैसे मैंने आपको IM का बताया था कि एक यूजर आप क्रिएट करते हैं, अगर आप उसको कोई परमिशन नहीं देते हैं तो इसका मतलब उसके पास कोई परमिशन नहीं है। जैसे जैसे आप परमिशन देते जाएंगे वो उसको एक्सेस मिलता जाएगा। उसी तरह का ये भी है कि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रखते हैं, उसको आप पब्लिक कर सकते हैं, उसको आप एक्सेस अलाउ कर सकते हैं। यू हैव एक्सेस ओनली टू द S3 रिसोर्सेज दैट यू क्रिएटेड। तो बेसिक में क्या होता है कि जो आप रिसोर्स खुद क्रिएट किए होते हैं S3 का, उसका एक्सेस आपको होता है, और बाकी को सामने वाला जब एक्सेस देगा तब आपको एक्सेस मिलेगा। उसके बाद देखिए टू ग्रांट ग्रेनुलर रिसोर्सेज रिसोर्स परमिशन दैट सपोर्ट योर स्पेसिफिक यूज case or to audit the permission of your Amazon S3 resource you can use the following features। तो देखिए आप उसको कैसे ग्रेनुलर परमिशन को एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार परमिशन देंगे तो क्या क्या फीचर आप यूज कर सकते हैं। S3 में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप एक्सेस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी का जो है उसको अचीव करेंगे। तो देखिए पहला है S3 ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। तो S3 में क्या है कि पब्लिक एक्सेस को आप ब्लॉक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक ही रहता, मतलब ऑन रहेगा, इसका मतलब पब्लिक एक्सेस ब्लॉक है। फिर आप उसको जब अलाउ करना होगा तब आप अलाउ कर सकते हैं। तो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू S3 बकेट एंड ऑब्जेक्ट्स। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग आर टर्न ऑन एट द बकेट लेवल। टर्न ऑन मतलब है कि आपका जो पब्लिक एक्सेस है वो ब्लॉक है। देखिए ब्लॉक को ऑन किया गया है, ऐसा नहीं है पब्लिक एक्सेस को ऑन किया गया, पब्लिक एक्सेस ब्लॉक को ऑन किया गया है, मतलब पब्लिक एक्सेस आपका ब्लॉक है। तो ये आपकी बात हो गई। उसके बाद देखिए Amazon S3 एक्सेस पॉइंट। Configure name network endpoint with dedicated access policy to manage data access at scale for shared data set in Amazon S3। तो मतलब क्या होता है, इसमें आप कस्टमाइज एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं और स्पेसिफिक एक्सेस पॉलिसी के अनुसार। मतलब ऐसा है कि आप सेम एक एक्सेस पॉलिसी बकेट सारे यूजर के लिए ना रहे, आप अलग अलग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको एक तरह से कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इस यूजर को क्या परमिशन देनी है और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए Amazon आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इसकी हमने बात की ही है कि IM के थ्रू भी हम परमिशन उसको कंट्रोल करते हैं, किस यूजर को
क्या परमिशन है, इन आई एम इज अ वेब सर्विस that help you securely control access to AWS resources including your Amazon S3 resources, कि जो आपका S3 जैसे सारे का मैंने बताया था कि उसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि वो ऑप्शन आपके लिए S3 के लिए भी है कि आप IAM के थ्रू भी एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दिया बकेट पॉलिसीज, यूज IAM बेस्ड पॉलिसीज लैंग्वेज टू कॉन्फ़िगर रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज फॉर यूजर S3 बकेट एंड द ऑब्जेक्ट इन देम। तो देखिए मैंने आपको वहां बताया भी था कि रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी भी होती है, तो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी के थ्रू भी आप अपने बकेट को सिक्योर कर सकते हैं और उस पे बकेट पे पॉलिसी लगा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं जब आप एक्सेस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछता है तो आप बताइएगा S3 ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ये आपको ऑन रखना है। उसके बाद अमेजॉन S3 एक्सेस पॉइंट हो गया, AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट और बकेट पॉलिसी, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद और देखिए इसमें क्या है, S3 ऑब्जेक्ट ओनरशिप। तो ओनरशिप बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका ओनरशिप को आप मैनेज करना और अपने पास ही रखना सही बोला जाता है, कि जब आपका कंट्रोल होगा तब आप उसको अपने अनुसार मैनेज कर सकेंगे। तो टेक ओनरशिप ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इन योर बकेट, सिंप्लीफाइंग एक्सेस मैनेजमेंट फॉर डेटा स्टोर इन अमेजॉन S3 ऑब्जेक्ट ओनरशिप इज एन अमेजॉन S3 बकेट लेवल सेटिंग दैट कैन यू यूज टू डिसेबल और इनेबल ACL, जो आपको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, उसके थ्रू आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ACL आर डिसेबल, तो क्या होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है वो तो डिसेबल ही रहेगा, लेकिन जब आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको इनेबल कर सकते हैं। व्हेन ACL डिसेबल द बकेट ओनर ओन्स ऑल द ऑब्जेक्ट इन द बकेट एंड मैनेज एक्सेस टू डेटा एक्सक्लूसिवली बाय यूजिंग एक्सेस मैनेजमेंट पॉलिसी। तो जब तक आपका डिसेबल है तब तक क्या है, जो ओनर है उसके पास पूरा एक्सेस है और वो डेटा को जो है अपने अनुसार मैनेज कर सकता है। उसके बाद देखिए IAM एक्सेस एनालाइजर फॉर S3, तो एक्सेस एनालाइजर की बात भी हमने IAM में की थी, तो वो भी वही है, एवेलुएट एंड मॉनिटर योर S3 बकेट एक्सेस पॉलिसीज, इंश्योर दैट द पॉलिसीज प्रोवाइड ओनली द इंटेंडेड एक्सेस ऑफ योर S3 रिसोर्सेज। तो मैंने उसमें दिखाया भी था कि क्या होता है कि आप एक्सेस एनालाइजर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कौन सा मतलब एक्सेस किसको दिया गया है, सारी चीजें। तो वो बात आपको यहाँ पे समझ आ गई। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कितने पॉइंट बच गए, एक आपका हो गया S3 ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, उसके बाद अमेजॉन S3 एक्सेस पॉइंट, AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, बकेट पॉलिसी, उसके बाद S3 ऑब्जेक्ट ओनरशिप और IAM एक्सेस एनालाइजर फॉर S3। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ आ गई। उसके बाद हम आते हैं देखिए डेटा प्रोसेसिंग में। डेटा प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग को आप ऐसे समझो कि जैसे YouTube पे एक वीडियो होती है, तो उस वीडियो में आप देखते हो कि अगर मान लो वो वीडियो आप डाउनलोड करने जाते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है कि 360 में डाउनलोड करना है, कि जो इसकी क्वालिटी होगी 480 में करना है या 720 में करना है या 1080 में करना है, आपके पास ऑप्शन आता है। जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करके डाउनलोड करते हो या देखते हो, अगर मान लीजिए उसको वॉच करते हो, तो उस वाली क्वालिटी में वीडियो चलती है। पर ऐसा तो है नहीं कि AWS के पास मतलब YouTube के पास अलग अलग क्वालिटी की 4 वीडियो स्टोर होगी। सेम वीडियो एक ही वीडियो होगी और वो वीडियो क्या होगी, डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार दिया जा रहा होगा। तो इसी तरह का काम एक तरह से आप समझो जो आपका डेटा प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें यही काम किया जाता है कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या आपका जो ओरिजिनल, जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट है और उसके पास एक जो आपकी वीडियो बहुत HD क्वालिटी की है, लेकिन कहीं छोटी जगह पे आपको दिखानी है या मान लीजिए किसी पेज पे लगाना है, तो आप क्या करते हो कि डेटा प्रोसेसिंग के द्वारा उसकी साइज को कम करके और वहां पे रखते हो, बट आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वैसे ही पड़े रहते हैं। तो वही काम आपका S3 में भी होता है, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड ट्रिगर वर्कफ्लो टू ऑटोमेट ए वैरायटी ऑफ अदर प्रोसेसिंग एक्टिविटीज एट स्केल, यू कैन यूज द फॉलोइंग फीचर। तो उसमें क्या क्या फीचर है देखिए, S3 ऑब्जेक्ट लेमडा, ऐड योर ओन कोड टू S3 गेट हेड एंड लिस्ट रिक्वेस्ट टू मॉडिफाई एंड प्रोसेस डेटा एज इट इज रिटर्न टू योर एप्लीकेशन, filter row dynamically resize image
डिडक्ट कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड मच मोर। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, कंपनी पे एक तरह से आप समझो कि लोग इनवॉइस अपलोड करते हैं, कोई आपका पेज है, उस इनवॉइस को अब आपने क्या कर दिया, डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू आप ये कर सकते हैं कि जैसे जो भी आपकी इनवॉइस अपलोड हो रही है उसको सीएसवी में कन्वर्ट करके या उसको वर्ड में कन्वर्ट करके कहीं पे स्टोर करना। तो इस तरह का काम डेटा प्रोसेसिंग में आपका होता है। उसके बाद देखिए इवेंट नोटिफिकेशन। इवेंट नोटिफिकेशन ट्रिगर वर्क फ्लो दैट यू अमेजॉन सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, अमेजॉन एसएनएस, अमेजॉन सिंपल क्यू सर्विसेज, अमेजॉन एसक्यूएस एंड एडब्ल्यूएस लेमडा व्हेन ए चेंज इज मेड इन योर S3 रिसोर्सेज। तो बेसिकली क्या होता है, एक तरह से आप नोटिफिकेशन या ट्रिगर का भी आप काम कर सकते हैं। जैसे होता है कि अगर मान लीजिए आपका S3 का स्टोरेज है, उसमें कोई भी डेटा आया तो आपको कुछ ट्रिगर करना है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि जो भी आ रहा है उसको आप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आप टैगिंग कर रहे हैं, तो आप जैसे ही उसमें पड़ेगा लेमडा फंक्शन के थ्रू या जैसे आप कर रहे हैं, अगर आपको नोटिफाई कराना है कि भाई इसमें कुछ अपलोड हो, मेरे पास मेल आ जाए, तो एसएनएस उसको मेल भेजेगा। तो इस तरह का काम भी है कि मतलब आप अपने आप को डेटा प्रोसेसिंग के द्वारा उस पर जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आपके पास क्या होता है, S3 ऑब्जेक्ट लेमडा का भी ऑप्शन है और उसके बाद इवेंट नोटिफिकेशन का भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए स्टोरेज लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। अमेजॉन S3 प्रोवाइड लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग टूल दैट यू कैन यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल हाउ योर अमेजॉन S3 रिसोर्स बीइंग यूज। तो एक तरह से आपको पूरा मॉनिटर रहेगा कि कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, सारी चीजों का। तो अमेजॉन क्लाउड वॉच मैट्रिक्स फॉर अमेजॉन S3 ट्रैक द ऑपरेशनल हेल्थ ऑफ योर S3 रिसोर्सेज एंड कॉन्फ़िगर बिलिंग अलर्ट व्हेन एस्टिमेटेड चार्ज रीच टू यूजर डिफाइंड थ्रेशोल्ड। तो मतलब क्लाउड वॉच के थ्रू आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे आप और सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। और उसके बाद अगर आपको कुछ उसमें नोटिफिकेशन भी देना है तो आप एसएनएस का यूज़ करके और उसके थ्रू आप अपने आप को, जैसे मान लीजिए कुछ आया कि आज अगर आपका चार्ज इतना हो गया तो आपको मेल आ जाए, तो वो आपको मेल आ जाएगा उस तरह का। उसके बाद AWS क्लाउड ट्रेल रिकॉर्ड एक्शन टेक बाय ए यूजर ए रोल और AWS सर्विसेज इन अमेजॉन S3 क्लाउड ट्रेल लॉग प्रोवाइड यू विद डिटेल एपीआई ट्रैकिंग फॉर S3 बकेट लेवल एंड ऑब्जेक्ट लेवल ऑपरेशन। तो देखिए क्लाउड ट्रेल का काम क्या है कि वो एक तरह से आपका जितनी भी एपीआई रिक्वेस्ट होती है उसका आपको डेटा प्रोवाइड करता। तो सेम वही होता है कि अगर S3 के साथ भी कुछ कर रहा है, S3 के रिसोर्स पे हो रहा होगा, तो उसकी भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी, मॉनिटरिंग आप। तो देखिए ये क्या होता है, क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल का डेटा भी आप S3 में स्टोर कर सकते हैं और इसको एज अ मॉनिटरिंग भी यूज कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद इसमें देखिए आपका जो लास्ट एक टॉपिक था क्या, एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स। तो बेसिकली ऐसे समझो आप कि कुछ ना कुछ आपको एनालिटिक्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कि आपके एक डेटा, आपके पास कई बकेट हैं और उसमें आपने डेटा स्टोर कर रखा। अब आपने देखा कि आपको जैसे देखना है कि कंपनी का जो, कंपनी को आईटी टीम को बोला गया कि अभी जो आपका डेटा है उसका चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको कुछ रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे लेंसेज के थ्रू ये देख सकते हो कि कौन कौन से डेटा हैं जो बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं किए जा रहे हैं, तो आप उनको इनफ्रिक्वेंट में भेज दो। या कोई ऐसे डेटा हैं जो बहुत दिन से नहीं एक्सेस किए जा रहे हैं, उसको आप ग्लेशियर में भेज दो। इस तरह का आप काम करके ऑप्टिमाइज करके आप कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हो। या ऐसे मान लीजिए आपका कुछ इन्वेंट्री रिलेटेड हुआ, एनालाइज करना है कि जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आपकी कंपनी का सारा डेटा रखा हुआ है, एकाएक आपको बोला गया कि उसमें चेक करना है कि कौन कौन सा डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है, जो इनक्रिप्टेड में नहीं है उसको तुरंत इनक्रिप्ट करो। तो इस तरह की चीजों के लिए आपका क्या होगा, एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स का यूज होता। तो अमेजॉन S3 ऑफर फीचर टू हेल्प यू गेन विजिबिलिटी इनटू योर स्टोरेज यूसेज व्हिच empowers you to better understand, analyze and optimize your storage at scale। तो बहुत जैसे एक तरह से आप समझो छोटे स्केल पे, तो आप जैसे मान लो आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं या आपके पास 5 वो है, तो उसको आप देख सकते हो कि इनक्रिप्ट फॉर्म में है कि नहीं है और कब वो यूज किया गया है वो। लेकिन अगर लाखों की संख्या में, तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो उन सब केसेस में इसका यूज होता है। तो अमेजॉन S3 स्टोरेज लेंसेज, तो देखिए अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज योर स्टोरेज। S3 स्टोरेज लेंसेज
provides 60 plus usage and activity metrics and interactive dashboard to aggregate data for your entire organization, specific account, AWS region, bucket और prefix। तो मतलब उसके अनुसार आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप जैसे एनालाइज करना है कि कॉस्ट क्यों ज़्यादा आ रही है, मान लो आपको इन्वेंट्री करना है या आपको और भी चीज़ें हैं, तो बहुत ढेर सारे उसमें ऑप्शन है, उसके थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टोरेज क्लास एनालिसिस। तो आप देखिए मैंने अभी आपको बताया भी कि आप स्टोरेज क्लास का एनालिसिस करके उस अनुसार आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो अमेजॉन स्टोरेज एक्सेस पैटर्न टू डिसाइड व्हेन इट्स टाइम टू मूव डेटा टू ए मोर कॉस्ट इफिशिएंट स्टोरेज क्लास। उस अनुसार आप डिसाइड, क्योंकि उसमें आ जाएगा कि कौन कौन सा डेटा आपका मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं किया जा रहा है या बहुत लंबे समय से नहीं एक्सेस किया गया है, तो उस बेसिस पे आप एक्शन ले सकते हो। उसके बाद S3 इन्वेंट्री विथ इन्वेंट्री रिपोर्ट। तो इन्वेंट्री भी आप उस पर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको इंक्रिप्शन का बताया। तो ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑब्जेक्ट एंड देयर करस्पॉन्डिंग मेटा डाटा एंड कॉन्फ़िगर अदर अमेजॉन S3 फीचर्स टू टेक एक्शन इन इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। तो बेसिकली देखिए वही मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लीजिए आपके पास इंक्रिप्शन का है, कि बोला गया कि ये देखो कि कौन कौन सा डेटा इंक्रिप्टेड नहीं है, तो वो क्या होगा S3 इन्वेंट्री में आएगा। तो उसका आपके पास एक रिपोर्ट होगा कि ये डेटा इंक्रिप्टेड नहीं है, फिर आप उसको इंक्रिप्ट कर सकते हो। तो ये सारी बातें होती हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसके आगे जो है हमारा है हाउ अमेजॉन S3 वर्क्स। तो अब हम आगे देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। हम बकेट का कैसे, देखिए आगे बकेट का हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और छोटे छोटे वीडियो में बनाते हैं। उसके बाद हम एक दो वीडियो के बाद लैब भी शुरू करेंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं, और अगर मान लीजिए उसके बाद भी नहीं सही समझ आ रहा है तो आप डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि छोटी सी चीज को मैं छोटे पॉइंट में समझा देता हूं, पर डिटेल में आप पढ़ोगे तो क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इधर वीडियो थोड़ी लेट आ रही थी लेकिन अब लगातार आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।